वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रिलेटेड सेक्शन 166 को कवर करेंगे और रेगुलेशंस हैं जिनका टाइटल है कंपनीज मैनर एंड सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रेगुलेशन 2018। उसमें से रेगुलेशन 4 को कवर करेंगे जो कि इसी सेक्शन 166 से रिलेट करते हैं और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से ही उनका लिंक है। तो इस वीडियो में प्रिसाइजली पहले हम सेक्शन 166 की जो रिक्वायरमेंट है, कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन, क्राइटेरिया, मैनर एंड सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ डाटा बैंक, इलेक्शन प्रोसेस और कंसेंट, फिर कमीशन के पास ये पावर है कि वो कुछ रिक्वायरमेंट्स में रिलैक्सेशन दे सकते हैं और दूसरी पावर जो उनकी रूल्स बनाने की हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिर उन्होंने जो रेलिवेंट रूल्स यानी रेगुलेशंस बनाए हैं उनमें से हम रेगुलेशन 4 कवर करेंगे कंपनीज रेगुलेशंस 2018 से। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रोफेशनल बॉडी का जो एक्सप्रेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर यूज होगा उसका क्या मतलब है, डायरेक्टर्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम से रिलेटेड रिक्वायरमेंट, डाटा बैंक एक मेंटेन होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का, उसकी मेंटेनेंस से रिलेटेड रिक्वायरमेंट, और फिर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी जब एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है, और इस सिलसिले में वो इंस्टीट्यूट जो डाटा बैंक मेंटेन कर रहा होगा उसकी तरफ से क्या डिस्क्लेमर दिया जाएगा। तो 5 पॉइंट्स हमारे सेक्शन से रिलेटेड हैं और 5 पॉइंट्स जो हैं हमारे रेगुलेशन 4 से रिलेटेड हैं। तो वन बाय वन हम इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है। हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके होते हैं एग्जेक्टिव डायरेक्टर और नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट, जिसमें अगर हम ब्रीफली बात करें तो एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स वो हैं जो कंपनी की मैनेजमेंट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, रूटीन ऑपरेशंस के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं, जबकि नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स जो हैं वो डायरेक्टर्स की मीटिंग और ऐसी मीटिंग्स जो कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स की होती हैं उनके अलावा जो है उनकी कंपनी की मैनेजमेंट में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, यानी उनकी इन्वॉल्वमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग्स और कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग तक होती है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी नॉन एग्जेक्टिव ही होते हैं और इनकी जो मेन रिक्वायरमेंट है वो लिस्टेड कंपनीज में, कि लिस्टेड कंपनीज में खास तौर पर जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कहते हैं कि जी एक मिनिमम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, समटाइम एक से ज्यादा होना चाहिए। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन सा पर्सन होगा? बेसिकली एक ऐसा पर्सन चाहिए होता है जिसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट ना हो, बायस ना हो, और वो सोलली बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी में काम कर सके। क्या अब ये जो बाकी डायरेक्टर्स होते हैं, क्या उनका वो कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में काम नहीं करना होता? उन्होंने जो बाकी डायरेक्टर्स होते हैं उन्होंने भी कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना होता है, लेकिन बाकी डायरेक्टर्स का कुछ ना कुछ पर्सनल इंटरेस्ट या बायस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक जो खासतौर पे जो एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स हैं उनका कुछ ना कुछ बायस डेफिनेट होता है, क्योंकि उन्होंने खुद मैनेजमेंट की पॉलिसीज बनाई हुई होती हैं, तो अपने ही किए हुए काम पर अपनी ही की हुई डिसीजंस पर जो क्रिटिसाइज करना ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं होता, या कह लें कि मुश्किल होता है, तो उनकी तरफ से एक जो है ना थोड़ा सा बायस्ड व्यू आता है। वो अपनी पॉलिसीज और जो अपने डिसीजंस होते हैं मैनेजमेंट के उनको डिफेंड कर रहे होते हैं, वो उस पर काउंटर आर्गूमेंट नहीं कर रहे होते। इसी तरीके से ऐसे नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स जिनका उन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स के साथ कोई ताल्लुक है या कंपनी के ऊपर उनकी फाइनेंशियल डिपेंडेंस है, तो वो उस फाइनेंशियल डिपेंडेंस की वजह से या उस पर्सनल रिलेशन की वजह से हो सकता है कि अपना ओपिनियन जो है वो मुकम्मल तौर पर ओपनली शेयर ना कर पा रहे हो। तो ऐसे में एक एटलीस्ट एक ऐसे डायरेक्टर की जरूरत है जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, जिसका उनसे कंपनी के साथ ना कोई और फाइनेंशियल ताल्लुक हो, ना उसकी कोई और इंडिपेंडेंस हो, ना उसका कोई जो है ना रिलेटिव का रिलेशन भी ना हो, ताकि वो जो अपनी ओपिनियन है वो ओपनली शेयर कर सके और इस तरीके से कंपनी का जो टॉप मैनेजमेंट का मैनेजमेंट प्रोसेस है उसके अंदर ज़्यादा अच्छी वैल्यू ऐड कर सके। तो इसकी डेफिनेशन सेक्शन 166 में गिवन है, जो कि है कि एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर हु इज नॉट कनेक्टेड और डज नॉट हैव एनी अदर रिलेशनशिप वेदर पिक्यूनरी यानी फाइनेंशियल और अदरवाइज। ना फाइनेंशियल रिलेशन होना चाहिए, फाइनेंशियल कनेक्शन होना चाहिए, ना कोई और होना चाहिए विद द कंपनी, ना उस कंपनी के साथ जिसमें वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन रहा है, ना उसकी किसी एसोसिएटेड कंपनी में, ना सब्सिडरी में, ना होल्डिंग में, और ना ही बाकी डायरेक्टर्स के साथ।
तो आप ये देखेंगे डेफिनेशन ये इंश्योर कर रही है कि किसी भी किस्म का उस पर्सन का कंपनी कंपनी से रिलेटेड कंपनीज और कंपनी के डायरेक्ट बाकी जो डायरेक्टर्स हैं उनके साथ कनेक्शन नहीं होना चाहिए। नंबर टू, ही कैन बी, ये एडिशनल रिक्वायरमेंट, ही कैन बी रीजनेबली परसीव्ड एंड बीइंग एबल टू एक्सरसाइज independent business judgment without being subservient to any form of conflict of interest। उसका किसी भी किस्म का कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी के अंदर, कंपनी के साथ, कंपनी के बिजनेस के साथ नहीं होना चाहिए। बाकी जो डायरेक्टर्स हैं उनके बारे में भी हम ये ड्यूटी कहते हैं कि उन्हें कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अवॉइड करना है, लेकिन एट टाइम्स कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए तो उसमें रिक्वायरमेंट है कि वो उसको डिस्क्लोज करेंगे और बाकी फिर डिस्क्लोज करके एक सर्टन रिक्वायरमेंट्स हैं वो फॉलो करें, लेकिन स्टिल दे कैन कंटिन्यू एज डायरेक्टर। देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए तो ये शर्त है कि वो कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किसी भी टाइप की उसकी अराइज ही नहीं होनी चाहिए। इन एसेंस अगर हम बात करें तो जो एक एग्जेक्टिव डायरेक्टर होता है वो कभी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि एग्जेक्टिव डायरेक्टर जो है वो तो कंपनी के अंदर मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होगा। तो नॉन एग्जेक्टिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉन एग्जेक्टिव ही होगा, और बल्कि वो नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर से भी इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो और भी ज्यादा हैं कि इनका कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए और कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किसी टाइप का नहीं होना चाहिए। अब वो क्या क्राइटेरिया है जो पूरा करने पर एक पर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर समझा जाएगा? तो ये काफी लॉन्ग क्राइटेरिया है, काफी सारे इसके अंदर पॉइंट्स हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो विदाउट अफेक्टिंग द जनरलिटी ऑफ द अबव डेफिनेशन, यानी जो भी हमने डेफिनेशन पढ़ी है उसकी जो जनरल सेंस है वो भी अप्लाई करनी है, लेकिन खास तौर पर ये सर्कमस्टांसेस लॉ ने क्लियर कर दिए कि इस सिचुएशन में कोई भी डायरेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट कंसीडर नहीं होगा। अब जो सर्कमस्टांसेस हम पढ़ रहे हैं इनमें से कोई एक भी हो या एक से ज्यादा भी हो तो वो पर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंसीडर नहीं होगा। अगर वो कंपनी का एम्प्लॉय रहा है, कंपनी की किसी सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी का एम्प्लॉय रहा है विद इन लास्ट 3 ईयर्स, और अगर जो इस कंपनी में वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है वो पब्लिक सेक्टर कंपनी है यानी जिसमें गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है, तो फिर जो रिक्वायरमेंट है वो 2 ईयर्स की है। He is or has been chief executive officer of subsidiary associated company, associated undertaking or holding company in the last 3 years, और पब्लिक सेक्टर कंपनी हो तो 2 ईयर्स की रिक्वायरमेंट है। तो देखें कि ना सिर्फ ये कि उस कंपनी के साथ, उससे जो कनेक्टेड कंपनीज हैं उनके साथ भी उसका कनेक्शन नहीं होना चाहिए। नंबर 3, ही हैज और हैज हैड विद इन द लास्ट 3 ईयर्स, और पब्लिक सेक्टर कंपनी होगी तो 2 ईयर्स, अ मटीरियल बिजनेस रिलेशनशिप विद द कंपनी, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो, एज अ पार्टनर या मेजर शेयर होल्डर। मेजर शेयर होल्डर यहां पर मतलब है जिस पर्सन के पास 10% वोटिंग शेयर हो, खुद के पास, फैमिली के साथ मिलाकर या किसी ग्रुप के साथ मिलाकर, तो किसी भी तरीके से उसके पास जो मिलाकर टोटल मिलाकर 10% शेयर दें तो वो मेजर शेयर होल्डर है। तो अगर वो इस तरीके से भी कंपनी का मेजर शेयर होल्डर भी रहे तब भी वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंसिडर नहीं होगा। या वो कंपनी का डायरेक्टर रहा है ऑफ अ सच बॉडी जिसका कंपनी के साथ ऐसा रिलेशन है। तो फर्ज करें कि हम कहते हैं कि एक पर्सन ने ए लिमिटेड के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होना है और ए लिमिटेड के मटेरियल बिजनेस रिलेशनशिप रहे हैं बी लिमिटेड के साथ, और वो पर्सन अगर बी लिमिटेड का पार्टनर था या बी लिमिटेड के अंदर मेजर शेयर होल्डर रहा है या बी लिमिटेड का डायरेक्टर रहा है पिछले 3 सालों में और पब्लिक सेक्टर कंपनी की सूरत में 2 सालों में, तो फिर वो बेसिकली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। फोर्थ जो रिस्ट्रिक्शन अराइज होती है वो होती है रेमुनरेशन की, कि पिछले 3 सालों में जब उसकी अपॉइंटमेंट हो रही है एज अ डायरेक्टर, उसने कंपनी से अगर कोई रेमुनरेशन लिया हो या एडिशनल रेमुनरेशन लिया हो, excluding retirement benefit from the company apart from a director fee, or has participated in company stock option or performance related pay scheme। तो अगर उसने रेमुनरेशन लिया होगा, एडिशनल रेमुनरेशन लिया होगा, कंपनी के स्टॉक ऑप्शन में पार्टिसिपेट किया होगा या परफॉर्मेंस रिलेटेड पे स्कीम में इन्वॉल्व हुआ होगा, तो फिर तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। हाँ, दो चीजें ऐसी हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स ली हों, जैसे कोई पेंशन थी, एक पर्सन उसी कंपनी से 10-15 साल पहले रिटायर हुआ था और वो अपनी पेंशन या इस तरह की कोई चीज उसने रिसीव की थी, या डायरेक्टर की फी ली थी, यानी जो मीटिंग अटेंड करने की फीस होती है, एडिशनल रेमुनरेशन नहीं, जस्ट डायरेक्टर के तौर पर जो मीटिंग्स अटेंड की उनकी जो फीस होती है, जो कंपनी के आर्टिकल्स में ऑलरेडी मेंशन होती है, फुली डिस्क्लोज होती है, वो फीस ली, तो फिर तो ओके है। अदरवाइज कोई और रेमुनरेशन ली है, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे ली, तो वो फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता।
तो 4 रिक्वायरमेंट्स तो ये हो गई, कुछ एडिशनल भी हैं, उनकी तरफ चलते हैं। जब वो पर्सन क्लोज रिलेटिव हो, क्लोज रिलेटिव की यहाँ पे डेफिनेशन है स्पाउस, लीनियल असेंडेंट्स, लीनियल असेंडेंट्स का मतलब है कि भाई आप कह लें कि माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी वगैरह, या डिसेंडेंट्स हों जैसे पोता पोती, नवासा नवासी, और सिबलिंग्स, भाई बहन वगैरह, कोई भी इस किस्म का रिलेशनशिप है कंपनी के डायरेक्टर्स, प्रोमोटर्स या मेजर शेयर होल्डर्स के साथ, तो वो पर्सन भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। या वो क्रॉस डायरेक्टरशिप होल्ड करता हो या सिग्निफिकेंट लिंक्स हो उसके दूसरे डायरेक्टर्स के थ्रू दूसरी कंपनीज और बॉडीज में। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए जो हैं वो एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उसके अंदर डायरेक्टर हैं, और वहां पर एक और पर्सन है मिस्टर बी, वो भी डायरेक्टर हैं, और वो उनके साथ इस लिस्टेड कंपनी, लेट्स से एक्स वाई जी कंपनी है जो लिस्टेड कंपनी है, उसके अंदर भी ये दोनों डायरेक्टर हैं। तो इनकी दो दो जगह पर जो कॉमन डायरेक्टरशिप है ये भी आपस के लिंक को रिफ्लेक्ट कर रही है, तो ऐसा पर्सन भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता जो उस लिस्टेड कंपनी के दूसरे डायरेक्टर्स के साथ कॉमन डायरेक्टरशिप या क्रॉस डायरेक्टरशिप होल्ड करता हो। और इसमें लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो है एसोसिएशन लाइसेंस्ड एज नॉट फॉर प्रॉफिट। यानी अगर किसी चैरिटी कंपनी में जो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट टाइप है, उसके अंदर अगर दो लोग कॉमन डायरेक्टर के तौर पे काम कर भी रहे हैं, तो फिर उनकी वो क्रॉस डायरेक्टरशिप जो है वो कंसीडर नहीं होगी, और उसकी वजह से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर जो रिस्ट्रिक्शन है वो नहीं लगेगी, स्टिल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंटमेंट हो सकती है। फिर ये एक बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर उसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मोर देन 3 कंसेक्टिव टर्म्स के लिए सर्व कर लिया है, या फिर पब्लिक सेक्टर कंपनी में 2 कंसेक्टिव टर्म्स की रिक्वायरमेंट है फ्रॉम द डेट ऑफ हिज फर्स्ट अपॉइंटमेंट, यानी वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें भी अगर उसने वो 3 बार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे कंटिन्यू कर चुका है, तो वो तब भी फिर फर्दर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकेगा। तो आफ्टर अ लैप्स ऑफ 1 टर्म, मतलब एक ब्रेक ले लें, एक 3 साल का जो पीरियड होता है डायरेक्टर्स का, उसकी ब्रेक ले लें, उसके बाद फिर वो दोबारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट किए जा सकते हैं। या कोई भी ऐसा पर्सन जिन्हें डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट किया हो क्रेडिटर्स ने, गवर्नमेंट ने या बॉडी कॉर्पोरेट ने, तो जो नॉमिनेटेड डायरेक्टर है वो भी इंडिपेंडेंट नहीं समझा जाएगा, क्योंकि जो क्रेडिटर अपॉइंट करते हैं वो क्रेडिटर्स का बेस्ट इंटरेस्ट देख रहा होता है, जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है वो गवर्नमेंट को की पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर रहा होता है, और जो बॉडी कॉर्पोरेट इंप्लीमेंट करती है तो वो बॉडी कॉर्पोरेट के इंटरेस्ट को फोकस कर रहा होता है, तो इनको भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं समझा जाएगा। अब अगर आप ये सारी सर्कमस्टांसेस देखें, तो इस सारे सर्कमस्टांसेस में देखें, क्लोज रिलेटिव भी निकाल दिए, क्रॉस डायरेक्टरशिप भी निकाल दी, लॉन्ग टर्म जो है इन्वॉल्वमेंट विद द कंपनी भी निकाल दी, नॉमिनेशन को भी निकाल दिया, उसके अलावा हमने जो है रिमरेशन वगैरह को भी निकाल दिया, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एम्प्लॉय, मटेरियल बिजनेस रिलेशनशिप, इन सारी चीज़ों को भी निकाल दिया। तो ये 8 टोटल सर्कमस्टांसेस लॉ में मेंशन है कि अगर ये एग्जिस्ट करते होंगे तो फिर एक पर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं समझा जाएगा। फर्दर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पब्लिक सेक्टर कंपनी में ऐसा पर्सन होना चाहिए जो कि सर्विस ऑफ पाकिस्तान में ना हो, यानी वो पाकिस्तान गवर्नमेंट का सरकारी जो है मुलाजिम ना हो, वहां उसकी जॉब ना हो, या किसी स्टेट्यूटरी बॉडी जैसे एससीसीपी, आईकैप वगैरह, या बॉडी और इंस्टीट्यूशन ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, ऐसी जगह पर वो पर्सन फिर एम्प्लॉय नहीं होगा, क्योंकि पब्लिक सेक्टर कंपनी में जो मेजॉरिटी इन्वॉल्वमेंट होती है वो गवर्नमेंट की होती है, तो वहां पर अगर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो किसी तरीके से गवर्नमेंट का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉय है, तो वो फिर इंडिपेंडेंट कंसीडर नहीं होगा। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जब हम रिक्वायरमेंट देखते हैं, तो यहाँ पर एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है कि हमने एक ऐसे पर्सन की बात की जो कंपनी के अंदर अच्छा इनपुट भी दे एज अ डायरेक्टर, बट एट द सेम टाइम हमने एक ऐसे पर्सन की बात की जिसका कोई ताल्लुक नहीं है कंपनी से, ना वो फाइनेंशियली कंपनी पे डिपेंडेंट है, ना उसका डायरेक्टर्स के साथ ताल्लुक है, ना मेजर शेयर होल्डर के ताल्लुक है, ना मटेरियल बिजनेस रिलेशनशिप है। तो ऐसे पर्सन फिर कैसे अपॉइंट होंगे जिन जो कंपनी के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं रखते ऑल टुगेदर। तो उसके लिए लॉ ने एक मैकेनिज्म क्रिएट किया, वो मैकेनिज्म उन्होंने ये क्रिएट किया कि बेसिकली जो लोग हैं, कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने में, क्योंकि इस तरीके से वो मीटिंग्स वगैरह अटेंड करते हैं, उससे उनको जो फीस मिलती है वो अर्निंग होती है, प्लस ये कि वो उनके पास जो एक्सपीरियंस होता है वो उसे बाज़ात मतलब पैसे के अलावा शेयर करना चाह रहे होते हैं। तो पर्सन होंगे, दरमियान में एक इंस्टीट्यूट बनेगा,
जो डाटा बैंक मेंटेन करेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का। डिफरेंट लोग जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हैं वो इंस्टीट्यूट के साथ अपना जो है वो डाटा शेयर करेंगे, इंस्टीट्यूट उनका डाटा मेंटेन करेगा। जब कोई कंपनीज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहेंगी तो वो डाटा बैंक, जो इंस्टीट्यूट का डाटा बैंक होगा, उसमें से इंफॉर्मेशन, उनको फी वगैरह पे करके उनसे इंफॉर्मेशन हासिल करेंगी और उसमें से वो जो उनके लिए सूटेबल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा उसको हायर कर लेंगी, उस पर इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर लेंगी कि सारा क्राइटेरिया मीट करता हो, और उसके बाद उससे कांटेक्ट करके कॉन्सेंट ले लेंगे। कॉन्सेंट लेकर जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है वो फॉलो करेंगे और इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो लॉ की जो स्पेसिफिक वर्डिंग है वो क्या है वो देखते हैं। An independent director to be appointed under any law, rules, regulation or code of corporate governance जैसे, shall be selected from a data bank containing name, address, qualification of person who are eligible and willing to act as independent director। ये डाटा बैंक मेंटेन किसने किया हुआ होगा? ऐसी इंस्टीट्यूट, बॉडी और एसोसिएशन ने। इसको टर्म हम द इंस्टीट्यूट बोलते हैं जो इसके सेक्शन और रेगुलेशन में लिखे हुए हैं। जिनको अब वो इंस्टीट्यूट को कौन नोटिफाई करता है? एससीसीपी नोटिफाई करता है। उस इंस्टीट्यूट की एक्सपर्टीज किस चीज में होती है? उसकी एक्सपर्टीज इसी तरह के डाटा बैंक को मेंटेन और क्रिएट करने में होती है, क्योंकि इसमें बेसिकली आईटी स्किल्स और एक जो है ना ड्यू डिलीजेंस स्किल्स चाहिए होंगी। और वो अपनी वेबसाइट पर पोस्ट करते हैं वो सारा डाटा जो कंपनी यूज कर सकती है बाद में इन डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट के लिए। अब ये सारा जो डाटा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का वो तो मेंटेन कर रहा है इंस्टीट्यूट जो डाटा बैंक को चला रहा है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यू डिलिजेंस की कि एक पर्सन सारे क्राइटेरिया को मीट करता है या नहीं करता, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कंपनी की होगी या उस गवर्नमेंट की होगी जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं। यानी देखें, इंस्टीट्यूट का काम सिर्फ ये है कि वो ऐसे लोगों का डाटा जो है मेंटेन करे और प्रोवाइड करे जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हैं और एलिजिबल हैं, क्राइटेरिया मीट करते हैं। लेकिन आगे चेक करना कि वाकई सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं, वाकई वो पर्सन इंडिपेंडेंट है, वाकई उसका कोई कनेक्शन नहीं है, ये काम उस पर्सन का है जो उन्हें अपॉइंट कर रहा है, यानी वो कंपनी या वो गवर्नमेंट जिसमें वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट हो रहे हैं। इलेक्शन प्रोसेस और कॉन्सेंट पर बात करें तो लिस्टेड कंपनी में ये रिक्वायरमेंट है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का इलेक्शन बिल्कुल वैसे होगा जैसे बाकी डायरेक्टर्स का होता है, यानी उसी प्रोसीजर के थ्रू वो इलेक्ट होकर जो है आगे आएंगे। और फिर इसमें ये कि जो जनरल मीटिंग का नोटिस दिया जाता है उसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स में ये जस्टिफिकेशन भी लिखी जाएगी कि इस खास पर्सन को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर क्यों पिक किया गया है। कोई भी इंडिविजुअल जो है वो अपनी कॉन्सेंट के बगैर अपॉइंट नहीं हो सकता। फर्ज करें कंपनी ये चाहती है कि मिस्टर एम जो हैं वो हमारी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो जाएं, लेकिन मिस्टर एम उस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं होना चाहते, तो उनको वो कंपनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकती। जिस भी पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा उससे कॉन्सेंट भी कंपनी को लेनी होगी इन राइटिंग। अब जब ये रूल्स शुरू में आए तो कंपनीज को काफ़ी इशू आया पाकिस्तान में, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो हैं उसका रूल कंपैरेटिवली न्यू है। तो इस पर जो लॉ में ये लिखा हुआ है कि ये रिक्वायरमेंट्स एससीसीपी चाहे तो रिलैक्स भी कर सकता है। किस तरह रिलैक्स कर सकता है? पहली बात तो ये कि कंपनी को एक एप्लीकेशन देनी होगी, फिर कंपनी को उस एप्लीकेशन में सपोर्ट करना होगा कि क्या सफिशेंट जस्टिफिकेशन है कि कोई रिक्वायरमेंट उनके लिए रिलैक्स कर दी जाए, या कोई ऐसी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है जिसकी वजह से उनके लिए वो रिक्वायरमेंट फिलहाल रिलैक्स कर दी जाए, तो कमीशन उसको कंसीडर करेगा और फिर पावर कमीशन के पास है कि वो रिलैक्सेशन देते हैं या नहीं देते। फिर फर्दर कमीशन की पावर ये है कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का जो मैनर एंड प्रोसीजर है उसके लिए डाटा बैंक क्या होगा, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होंगी, अदर रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, वो कमीशन स्पेसिफाई कर सकता है। अब स्पेसिफाइड का मतलब होता है कि कमीशन इस सिलसिले में रेलिवेंट रेगुलेशंस बना सकता है, और कमीशन ने इस सिलसिले में ऑलरेडी रेगुलेशंस बनाए हुए 5-6 सफ़े की रेगुलेशन है, ज़्यादा लॉन्ग रेगुलेशंस नहीं है। और उसमें से जो ज़्यादातर कॉमन है जिस तरह कैफ लेवल पर है वो सिर्फ रेगुलेशन 4 फिलहाल सिलेबस में है। तो कमीशन ने ऑलरेडी इस पर रेगुलेशन बनाए हुए जिनका टाइटल है कंपनीज मैनर एंड सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रेगुलेशन 2018, और ऑनवर्ड जो है हम उसी में से जो रेगुलेशन 4 है उसकी डिटेल पर बात करेंगे।
तो सबसे पहले रेगुलेशन 4 के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि वो कौन सा पर्सन है जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। अच्छा, पहले जो हमने क्राइटेरिया पढ़ा वो तो ये था कि कौन सा पर्सन इंडिपेंडेंट कंसीडर होगा। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर एजुकेशनल एंड अदर रिक्वायरमेंट्स हैं कि कोई भी पर्सन जो चाहता है कि उसका नाम डाटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में आए तो उसे एजुकेशनल और कुछ दूसरी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होंगी, बेसिकली एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट। तो वो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जरा उनको देखते हैं। पहली बात तो ये कि या तो उसके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए ऐसी यूनिवर्सिटी से जिसे रिकग्नाइज और अप्रूव किया वो एचईसी ने, या वो मेंबर हो किसी प्रोफेशनल बॉडी का। अच्छा, ये अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पर डिस्कस करेंगे कि यहां पर प्रोफेशनल बॉडी से क्या मुराद है। तो ग्रेजुएट डिग्री हो और वो मेंबर हो किसी प्रोफेशनल बॉडी का, और फिर उसका 5 इयर्स का कम से कम रेलिवेंट एक्सपीरियंस हो, चाहे वो फाइनेंस में हो, लॉ में, मैनेजमेंट, सेल्स, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, टेक्निकल ऑपरेशन और अदर डिसिप्लिन जो कि कंपनी के जो बिजनेस है उससे रिलेट करता। या तो ये रिक्वायरमेंट है या एक और रिक्वायरमेंट ये है कि अगर उसके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है यानी ग्रेजुएट डिग्री नहीं है या वो मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडी नहीं है तो फिर जो एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है वो बढ़कर 5 साल के बजाय 15 साल हो जाती है। यहां पर आप देख रहे हैं कि जब उसके पास डिग्री या प्रोफेशनल बॉडी की मेंबरशिप होती है तो एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट 5 ईयर्स है। जब उसके पास डिग्री नहीं होगी या मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडी नहीं होगा तो एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट हो जाएगी 15 ईयर्स की। सेम उसी तरीके से फाइनेंस, लॉ, मैनेजमेंट, सेल्स, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह। तो इन दो में से एक रिक्वायरमेंट फॉलो करनी होगी और फिर एक रिक्वायरमेंट ऐसी है जो इन दोनों सिचुएशन में फॉलो करनी होगी। वो रिक्वायरमेंट ये है कि ऐसा पर्सन जो इन ऊपर की एजुकेशनल और एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा हो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर काम भी करना चाहता हो, विलिंग टू एक्ट हो, और वो ये कंफर्म करे अपनी अपॉइंटमेंट पे कि वो रीजनेबल टाइम देगा कंपनी को जो उसको इनेबल करे कि वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एज अ डायरेक्टर, एज अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस डायरेक्टिव जहां पे और या लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा कर सके। ये नहीं कि वो पहले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन जाए और फिर कंपनी की मीटिंग्स अटेंड करने तक का उसके पास टाइम ना हो। तो वो भी ये एक कमिटमेंट और अंडरटेकिंग भी उसको देनी पड़ेगी कि मैं काम करना चाहता हूँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर और मैं रीजनेबल टाइम भी डिवोट करूंगा इस कंपनी के अफेयर्स में एंड सो ऑन, जो रिक्वायरमेंट्स उनको पूरा करूंगा। अब यहां पर जो टर्म यूज हुई है प्रोफेशनल बॉडी, तो इसके ऊपर बात करते हैं कि प्रोफेशनल बॉडी से क्या मुराद है। तो एक्सप्रेशन प्रोफेशनल बॉडी जो है वो रेगुलेशन 4 में बताया हुआ है कि दो सिचुएशन है। अगर वो बॉडी पाकिस्तान में स्टैब्लिश्ड है तो वो गवर्नड हो रही हो बाय स्पेशल इनेक्टमेंट और फेडरल गवर्नमेंट एज अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन मैनेज बाय रिप्रेजेंटेटिव नेशनल काउंसिल, जिसका प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए एग्जामिनेशन का और इंटाइटलमेंट ऑफ मेंबरशिप ऑफ सच बॉडी का। अच्छा, अब इसकी अगर हम पाकिस्तान में एग्जांपल लें तो आई कैप के जो मेंबर्स हैं वो भी इस क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं। आई कैप जो है वो एक स्पेशल इनेक्टमेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑर्डिनेंस 1961 उसके मुताबिक है। तो इसमें एग्जामिनेशन और मेंबरशिप की इंटाइटलमेंट के क्राइटेरियाज भी हैं। उसकी नेशनल लेवल पे एक काउंसिल भी है जो डिसीजन मेकिंग करती है उससे रिलेटेड। और वो एक आई कैप जो है एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो अकाउंटिंग प्रोफेशन को रेगुलेट करती है पाकिस्तान में। तो एक तो ये पूरी हो रही है। अगर इसकी एक और हम एग्जांपल लें तो जिस तरह पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, तो जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने यूनिवर्सिटी से पढ़ा होता है उसकी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की फिर मेंबरशिप लेते हैं। उसमें भी कुछ एग्जामिनेशन और मेंबरशिप के क्राइटेरिया हैं वो पूरे करते हैं। वो इंजीनियरिंग काउंसिल नेशनल लेवल पर है, वो मेंबरशिप अवार्ड करती है। तो एक तो प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर होने का मतलब है ऐसी बॉडी का मेंबर, ये नहीं कि किसी भी जगह का मेंबर। और अगर वो प्रोफेशनल बॉडी पाकिस्तान से बाहर स्टेब्लिश हुई भी है तो वो स्पेशल इनेक्टमेंट इन द कंट्री ऑफ इट्स ओरिजिन एंड इन विच इज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल बॉडी रेलिवेंट फॉर सच फील्ड। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं क्या वो इसमें फॉल करेंगे, तो वो तब फॉल करेंगे अगर वो हम कहते हैं कि वो अपनी कंट्री के स्पेशल इनेक्टमेंट के थ्रू स्टैब्लिश हुए हैं और जो इंटरनेशनल बॉडी है जैसे आईफैक है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट, अगर वो उसके मेंबर हैं तो उनको भी फिर जो है मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडी समझा जाएगा।
तो इन पाकिस्तान के लिए भी रिक्वायरमेंट सिमिलर है, आउटसाइड पाकिस्तान के लिए भी सिमिलर है, लेकिन इन पाकिस्तान के अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि फेडरल गवर्नमेंट की इनेक्टमेंट होनी चाहिए, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, और वो उसको नेशनल काउंसिल के थ्रू वो रिप्रेजेंट हो रही है। नेक्स्ट एक रिक्वायरमेंट है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की। तो वो ये रिक्वायरमेंट है कि हर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जब वो अपॉइंट या इलेक्ट हो जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, तो वो या तो डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट करेंगे, या वो एसईसीपी से उसकी एग्जाम्पशन अवेल करेंगे, जो सर्टन सिचुएशंस में जो ये रिक्वायरमेंट्स जो हैं इसकी कि कब एग्जाम्पशन मिलेगी और किस हिसाब से कंप्लीट करना होगा, वो लिस्टेड कंपनीज कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशन 2017 में मेंशन है। और ये रिक्वायरमेंट ये है कि ये ट्रेनिंग इन्हें कंप्लीट करनी होती है विद इन 12 मंथ्स ऑफ द अपॉइंटमेंट और इलेक्शन। डाटा बैंक मेंटेन करना, डाटा बैंक किसने मेंटेन करना है? एक इंस्टीट्यूट जिसे एक कमीशन नोटिफाई करेगा, एसईसीपी नोटिफाई करेगा, उसने एक डाटा बैंक मेंटेन करना है। और इंस्टीट्यूट जो है वो इंफॉर्मेशन प्लेस कर देगा रजिस्ट्रेशन की, डाटा बैंक की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस, डॉक्यूमेंट वगैरह सारी चीज़ें वो अपनी वेबसाइट पर बताएंगे, और वो ये इंश्योर करेंगे कि ये ऐसे फॉर्म्स होने चाहिए, फॉर्मेट इजी होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, और डाउनलोड कर सकें एप्लीकेंट्स, और डाउनलोड करके फिल कर सकें। अब इंस्टीट्यूट जो है वो नेसेसरी मेजर्स, कंडीशन, प्रोसीजर वगैरह भी रख सकते हैं, और कि भाई किसका नाम शामिल करना है, किसका नाम रिटेन करना है। जैसे बाज़ वो ये कहते हैं कि जी जब आपका नाम शामिल होगा उसकी अलग फीस है, फिर एक एनुअल फीस भी है कि आपका नाम डाटा बैंक के अंदर कंटिन्यू हो, और आपको हर साल अपने पर्टिकुलर्स में अगर कोई चेंजेस आए हैं तो वो अपडेट करने होंगे, तो वो रिक्वायरमेंट इंस्टीट्यूट खुद बता सकता है। फिर जो भी इंस्टीट्यूट होगा वो एससीसीपी के प्रायर अप्रूवल से फी फिक्स करेगा उन इंडिविजुअल्स के लिए जो जिनका नाम डाटा बैंक के अंदर वो इंक्लूड या रिटेन कर रहा होगा। तो ये उस इंस्टीट्यूट की अर्निंग होती है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरफ से उनको फीस मिलती है, और फिर वो कंपनीज की तरफ से भी उन्हें फीस वगैरह मिल सकती है डाटा बैंक की एक्सेसिबिलिटी के लिए। Every person whose name is included in data bank shall be responsible for the accuracy, adequacy and completeness of the information। यानी अगर एक पर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डाटा बैंक में अपनी इंफॉर्मेशन शामिल करवाता है तो वो ठीक इंफॉर्मेशन है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो सारे पर्टिकुलर्स प्रोवाइड करेगा, और अगर कोई सब्सिक्वेंट चेंज आएगा उसकी इंफॉर्मेशन और पर्टिकुलर्स में तो उसकी डिटेल भी उन्हें प्रोवाइड करेगा। अब इस सारे प्रोसेस में कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और इंस्टीट्यूट का क्या डिस्क्लेमर होगा? तो every company shall be responsible for exercising its own due diligence before selecting an individual from data bank for appointment as independent director। अब इंस्टीट्यूट के ऊपर नहीं रहना है, कंपनी ने खुद भी अपनी ड्यू डिलीजेंस करनी है, उन्हें खुद भी प्रॉपर चेक करना है कि भाई ये जो पर्सन है क्या ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के सारे क्राइटेरिया को मीट करता है या नहीं करता। ऐसा तो नहीं कि हमारी लॉ की नॉन कंप्लायंस हो जाए इसको अपॉइंट करने से। इन पर्टिकुलर हर कंपनी जो है वो इंडिविजुअल को कहेगी कि वो एक अंडरटेकिंग जमा करवाएं, एक यानी एफिडेविट टाइप जमा करवाएं नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे। यानी जुडिशियल पेपर जुडिशियल नहीं होना चाहिए लेकिन स्टाम्प पेपर होना चाहिए, जिस पर वो ये लिखें कि वो रिक्वायरमेंट मीट करते हैं रेगुलेशंस की, अलॉन्ग विद रेलिवेंट सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन सपोर्टिंग द सेम, कि भाई जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है वो मीट करते हो, जो एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है वो मीट करते हो, सफिशिएंट टाइम वो देंगे कंपनी को, वो करेंगे। खास तौर पर लॉ ने एक रिक्वायरमेंट रखी है कि जो इंस्टीट्यूट होगा जो डाटा बैंक मेंटेन कर रहा होता है वो अपनी वेबसाइट पर एक डिस्क्लेमर देगा। उस डिस्क्लेमर में वो क्या लिखेगा कि इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी पर्सन अपॉइंटिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर टू एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट और एप्लीकेबल लॉज फॉर पर्पज ऑफ सिलेक्टिंग अ पर्सन फ्रॉम द डाटा बैंक। इंक्लूजन इन डाटा बैंक डज नॉट गारंटी सिलेक्शन एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कि भाई अगर आपका नाम हमने डाटा बैंक में शामिल किया है तो जरूरी नहीं है कि आपको कोई कंपनी सिलेक्ट भी करेगी। ना इंस्टीट्यूट गारंटी देगा, ना वो ये जो है ना रिप्रेजेंटेशन देगा कि जो इंफॉर्मेशन है एक पर्सन के बारे में वो एक्यूरेट और रिलायबल है। इंस्टीट्यूट किसी भी कंट्रावेंशन ऑफ लॉ जो कि कंपनी या उसके डायरेक्टर्स करते हैं कि जी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सही उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया, तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में उसके लिए वो इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो इंस्टीट्यूट के लिए और रूल्स तो हैं डेफिनेटली, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि वो एक्सेसिबल चीज़ें बनाएं, डाउनलोडेबल बनाएं, उसका डाटा मेंटेन करें, उनकी वेबसाइट एक खास वे में होनी चाहिए। लेकिन जो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनकी नहीं होगी, वो फिर कंपनी की ही है जो अपॉइंट कर रहे हैं कि वो इस सिलसिले में सारी चीज़ों को देखें।
तो ये हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पर सेक्शन 166 और जो उसके रेलिवेंट रेगुलेशन है उसमें से रेगुलेशन 4 के ऊपर वीडियो लेक्चर था। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।